हेलो बच्चों, कैसे हैं? एक बार फिर आपका यूसीआई कराला लाइव में स्वागत है। जैसा कि उम्मीद है करते हैं कि आप पिछले क्लास जो आपको मिली होगी लाइट एंड आई, जो आई का चैप्टर था या उसके डिफेक्ट का चैप्टर था, उसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट की बात किया हमने और वो कॉन्सेप्ट जो है आपको समझ आए होंगे। उस कॉन्सेप्ट को धार देने के लिए या उसको और तेज करने के लिए हम क्वेश्चन की सीरीज या प्रश्न की सीरीज लेकर आए हैं। तो उसमें से ये कम से कम 20 से 25 सवाल होंगे जो पूरे चैप्टर को एक बार फिर रिवाइज करने में आपको मदद करेगा। तो उम्मीद है कि आप उसको ठीक से देखे होंगे और आने वाले इस सीरीज में आप इसको देखें। तो क्वेश्चन को शुरुआत करते हुए पहला सवाल हमारे सामने ये है कि दूरदृष्टि दोष वाले व्यक्ति के संबंध में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है। दूरदृष्टि, इसमें देखें, इसमें दोनों बातें, ये सवाल तो हिंदी में है लेकिन आपको जो इंग्लिश वाले मीडियम वाले बच्चे होंगे उनको भी बीच बीच में जो मेन शब्द है, मुख्य शब्द है, उसको हम इंग्लिश में लिख देंगे तो आपको भी समझने में दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ पर लिखा है दूरदृष्टि दोष। दूरदृष्टि दोष को आपको पता है कि उसको बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया या फॉर साइटेडनेस बोलते हैं। तो हाइपरमेट्रोपिया के बारे में कौन सी बात सही नहीं है? तो इसको आप देखो, यहाँ पर हाइपरमेट्रोपिया बोलते हैं। हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि वाले व्यक्ति के संबंध में कौन सी बात सही नहीं है? तो 4 सेंटेंस हमको दिए हुए, चारों सेंटेंस को हमको आराम से समझना है। तो पहला जो हमारा ऑप्शन है, व्यक्ति दूर के पिंडों को स्पष्टता देख सकता है। कि मतलब दूरदृष्टि दोष में क्या होता है कि व्यक्ति दूर की वस्तुओं को देख लेता है लेकिन पास की वस्तु को स्पष्ट या क्लियर नहीं देख पाता है। तो ये बात तो सही है, लेकिन हमसे पूछा क्या है कि सही नहीं है। लेंस का नाभ्यांतर अधिक होता है। नाभ्यांतर को बोलते हैं कि जैसे हमारा लेंस होता है, लेंस है तो अगर ये नॉर्मल लेंस है हमारा, ऐसे ये नॉर्मल लेंस है आंख का, और हमारे आंख में कौन सा लेंस होता है? कॉन्वेक्स लेंस होता है या उत्तल लेंस होता है। ये हमेशा याद रखना है, कभी भूलना नहीं। तो इसमें क्या है कि ये लेंस थोड़ा सा छोटा हो जाता है और मोटा हो जाता है, जिससे इसकी फोकल लेंथ बढ़ जाने की वजह से इमेज या प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है। तो ये वाली बात भी सही है। निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है। जैसे मान लीजिए ये हमारा रेटिना है, ये हमारा रेटिना है। रेटिना का हमने डायग्राम बनाया था लेकिन अभी आपको यहाँ पर शॉर्टकट में समझना है। तो जैसे लाइट अगर बाहर से आती है, लाइट अगर बाहर से आती है तो रेटिना पर ना जाके रेटिना के पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है। तो इमेज कहाँ बनता है? रेटिना के बैक साइड पर बनता है। तो ये वाली भी बात सही है, निकट से पिंडों का प्रतिबिंब रेटिना के पीछे फोकस होता है, ये वाला भी सही है। और हमसे पूछ रहा है कि सही नहीं है, कौन सी बात इसमें सही नहीं है? इस दोष, दोष मतलब होता है इस डिफेक्ट, इस डिफेक्ट को ठीक करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, अवतल लेंस का उपयोग यहाँ नहीं किया जाता है, यहाँ उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। उत्तल का मतलब होता है कॉन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस लगाते हैं? कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। ये वाली बात सही नहीं है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डी वाला ऑप्शन होगा कि इसमें से सही नहीं है। तो उम्मीद है कि हाइपरमेट्रोपिया दूरदृष्टि वाली बात में जितने स्टेटमेंट दिए हैं वो हमें समझ में आ गया होगा। इसमें कौन सा लेंस लगाते हैं तो बार बार याद करना है, कॉन्वेक्स लेंस। और जो कॉन्वेक्स लेंस होता है वो लाइट को, जो लाइट बाहर जा रहे हैं उसको लाके रेटिना पर फोकस करता है और फिर हमारे आंख का जो दोष है, डिफेक्ट है, वो सही हो जाता है। तो अगली बात करते हैं। अगला सवाल है हमारा, पढ़ने में काम आने वाले ग्लासेस किस प्रकार के लेंस से बनते हैं? तो ऑप्शन में है अवतल लेंस, जिसको बोलते हैं कॉनकेव लेंस, और दूसरा है उत्तल लेंस या इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स लेंस या उत्तल लेंस, और तीसरा है साधारण या सिंपल लेंस। ये 3 ऑप्शन। और फिर डी वाले में है ए और बी। तो इसमें सही जवाब है पढ़ने के लिए, देखो मेरी बात सुनो पहले, पढ़ने के लिए कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूर पर किताब को रखना पड़ता है। जैसे कोई किताब है
तो उसको अगर पढ़ना है तो हमें कम से कम 25 सेंटीमीटर पर रखना पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर से पास रखोगे तो आपको वो चीज दिखाई नहीं पड़ेगी। इसलिए हमारी आंख की जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी होती है, इसको नोट कर लो। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है, न्यूनतम डिस्टेंस, मिनिमम डिस्टेंस जो होते हैं वो 25 सेंटीमीटर होते हैं। इसको बार बार आपको ऐसे याद करना पड़ेगा। 25 सेंटीमीटर है, तो अगर 25 सेंटीमीटर से पास लाओगे तो आपको वो चीज नहीं दिखाई पड़ेगी। इसलिए पढ़ने के लिए जो है हमें उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब होगा उत्तल लेंस। ठीक है। तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर होते हैं। अगले सवाल पर आते हैं हम। अगला सवाल हमारा है यहाँ पर कि प्रकाशिक तंतु निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाशिक तंतु को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर एक तरीके का फाइबर ही है। वो कम्युनिकेशन में, टेलीफोन में जितने भी आपके पाइप लगे होते हैं पतले पतले, उसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। प्रकाश तंतु को बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। अंग्रेजी में बोलते हैं इसको ऑप्टिकल फाइबर। ये होता क्या है यहाँ पर, ये पतले पतले ऐसे तार होते हैं। जैसे मान लीजिए कोई ऐसा पतला सा ये तार है यहाँ पर, इसके अंदर एक घटना घटित होती है जिसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन या पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और इसको शॉर्टकट में बोलते हैं TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। इसमें कोई कण होता है, यहाँ जाएगा, फिर यहाँ से रिफ्लेक्ट होके यहाँ आएगा, फिर यहाँ जाएगा, और बहुत कम समय में ये बहुत ज्यादा डिस्टेंस लाइट की स्पीड से ये चलता है। इस कारण से इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसका सही जवाब आपका होगा ए वाला, जिसको बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो हीरा जो चमकता है, मृग मरीचिका जो होती है, या जो मिराज होता है, रेगिस्तान में आप जाएं तो आपको पानी जैसा महसूस होता है, लेकिन जब उसके पास जाते हैं तो वो भी आपको बालू जैसा दिखने लगता, पानी गायब हो जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं तो फिर पानी दिखाई पड़ता है। ये सारी जो घटनाएं हैं वो लाइट से संबंधित है। और यहाँ पर जो हो रहा है उसे क्या बोलते हैं? पूर्ण आंतरिक परावर्तन या टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई। तो अगले सवाल पर आते हैं। खतरे के संकेत के लिए लाल प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, मतलब रेड लाइट का इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखा होगा आपने, कहीं सिग्नल होता है तो सिग्नल लाल रंग का होता है। झंडा जो होता है खतरे वाला वो भी लाल रंग का होता है। तो लाल रंग का क्यों बनाया जाता है? देखो, आप जानते हैं हमारे लाइट या प्रकाश में 7 कलर होते हैं। वेब ग्योर, ये याद रखना है आपको, वेब ग्योर। वे से होता है वायलेट, वायलेट मतलब बैगनी, बैगनी मतलब होता है आपसे परा बैगनी कह सकते हैं, परा बैगनी। और सबसे आखिरी में क्या है? रेड या लाल। तो लाल रंग का प्रकीर्णन या स्कैटरिंग कम होता है। किसी भी माध्यम में जाएगा तो वहां पर लाइट जो है, जो लाल रंग का होगा, बहुत दूरी तय करता है, ज्यादा दूर तक जाता है और रास्ते में फैलता नहीं है, बिखराव नहीं होता है। इसलिए दूर तक वस्तु देखने के लिए हमें लाल रंग का इस्तेमाल करना पड़ता है। जबकि परा बैगनी या और भी जो रंग होते हैं, उनका प्रकीर्णन या फैलाव या बिखराव बहुत जल्दी हो जाता है। जैसे कोई टॉर्च है, टॉर्च अगर लाइट निकलेगी तो उसमें जो बैगनी कलर होगा या परा बैगनी किरणें होंगी वो तुरंत ही फैल जाएंगे, बिखराव हो जाएगा, तो दूर तक नहीं जाएगा, तो हमें वो चीज नहीं दिखाई पड़ेगी। इसलिए खतरा के लिए हमें दूर तक देखना पड़ता है। तो दूर तक देखने के लिए लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उसके पीछे 4 ऑप्शन है। तो पहला, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। प्रकीर्णन को हम बोलते हैं स्कैटरिंग, स्कैटरिंग या बिखराव जिसे बोलते हैं। तो लाल रंग का स्कैटरिंग या बिखराव या प्रकीर्णन सबसे कम होता है। ये पहला ऑप्शन है। दूसरा, ये आंखों के लिए आरामदायक होता है। नहीं, आंखों को आराम देने वाला जो रंग होता है वो हरा रंग होता है।
ग्रीन कलर होता है, इसीलिए देखा होगा आपने हॉस्पिटल में और कहीं पर हरे हरे रंग का पर्दा लगाया जाता है, हरे हरे रंग की चीजें होती हैं, तो वो हमारी आंखों को आराम देता है। तो आंख को आराम नहीं देता लाल रंग, ये बात सही नहीं है। इसका सबसे कम रासायनिक प्रभाव होता है। रासायनिक प्रभाव का मतलब हमारी आंखों पर जब पड़ेगा तो उस पर जो असर पड़ता है वो क्या है, सबसे कम होता है। तो ये भी बात सही नहीं है। चौथा ऑप्शन है डी, हवा द्वारा इसका अवशोषण सबसे कम होता है। तो हवा का तो यहाँ पर कोई इस्तेमाल ही नहीं है, हवा की कोई जरूरत नहीं है। तो इसका जो सही जवाब होगा वो होगा ए, इसका प्रकीर्णन या स्कैटरिंग सबसे कम होता है और इसकी वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा होती है, इसलिए खतरे का निशान लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है। इस बात को ध्यान रखना। तो विव ग्योर को याद रखना। तो विव ग्योर जो पराबैंगनी किरणें हैं, इसका फैलाव, इसका बिखराव सबसे ज्यादा होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है और ज्यादा दूरी तय करता है, जिसकी वजह से ये दूर पर रखी वस्तु हमको दिखाई पड़ जाती है। तो ये आपको बात समझ में आ गई होगी कि लाल रंग का खतरे का निशान या लाल रंग का कोई झंडा इस्तेमाल क्यों किया जाता है। ठीक है, तो अगले सवाल पर आते हैं। धूप के चश्मे की पावर होती है। देखो, जो चश्मा होता है उसका पावर बताने के लिए उसकी जो यूनिट है, इकाई है, उसको डायोप्टर में नापते हैं। तो डायोप्टर जो है प्रकाश की या लेंस की या मिरर की जो क्षमता होती है उसको बताने के लिए डायोप्टर का इस्तेमाल किया जाता है। डायोप्टर का इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पर देखिए। तो डायोप्टर को आप अंग्रेजी में ऐसे लिखते हैं, बाकी मीनिंग वही है। तो प्रकाश लेंस की क्षमता या लेंस की जो पावर नापने के लिए डायोप्टर यूनिट नापते हैं। तो ये कह रहा है धूप के चश्मे की पावर 0 डायोप्टर, 1 डायोप्टर, 2 डायोप्टर और 4 डायोप्टर। तो चूंकि वहां पर कोई लेंस नहीं होता है इसलिए उसका कोई पावर नहीं होता है। तो ये तो सीधा आपका जवाब हो गया 0 डायोप्टर, मतलब उसका पावर 0 पावर का होता है और उसको सामान्य भाषा में बोलते हैं कि हमारा 0 पावर का चश्मा है। ठीक है, तो 0 पावर का चश्मा होता है। फिर अगला सवाल है 6 नंबर। सबसे कम वेवलेंथ या तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश होता है। मैंने अभी 1 मिनट पहले बताया कि हमारे प्रकाश में 7 रंग होते हैं। इसको बार बार अगर आप देखोगे, बार बार अगर 30 सवाल आप कर लिए तो पूरा ये चैप्टर आपके कब्जे में हो जाएगा। और कोई भी सवाल, क्योंकि बार बार आपको ये मिलेगा कॉन्सेप्ट आपको। विब ग्योर फिर आ गया। देखो विब ग्योर में क्या है, पहला आता है पराबैंगनी। पराबैंगनी बोलो या बैगनी बोलो एक ही बात है, पराबैंगनी बोलो या बैगनी। और सबसे अंत में जो होता है वो होता है लाल, रेड कलर होता है। तो मैंने ये बोला कि रेड कलर का जो वेव लेंथ है, तरंग दैर्ध्य है, वो सबसे ज्यादा होता है। वेव लेंथ लाल रंग का सबसे ज्यादा होता है, सबसे ज्यादा होता है। लेकिन जो बैगनी कलर होता है उसका वेव लेंथ या तरंग दैर्ध्य सबसे कम होता है। तो अब आप ऑप्शन में देख लीजिए, लाल, पीला, नीला। लाल मतलब रेड हो गया, पीला मतलब येलो हो गया और नीला ब्लू है और बैगनी जो है आपका वायलेट है। तो अगर आप इसको देखेंगे वीव की ओर को तो आपको इसमें पता चल जाएगा कि कौन कौन सा रंग इसमें दिया है। तो सबसे कम तरंग दैर्ध्य वाला प्रकाश जो होता है उसका सही जवाब हमारा होगा बैगनी या वायलेट कलर। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये 6 नंबर सवाल पूरा होता है। अब हम अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है हमारा स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। इसको अंग्रेजी में बोलते हैं, इसको देखिए आप यहाँ पर, डिस्टिंक्ट विजन ऑफ मिनिमम डिस्टेंस। इसका मतलब आप कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखें कि वो आपको साफ साफ दिखाई पड़ जाए। तो उसमें जो है आपका कुछ नहीं बताना, सीधा सीधा इसका आंसर है 25 सेंटीमीटर या 25 सेंटीमीटर इसका सही जवाब है। ठीक है, फिर अगला सवाल है 8 नंबर। उचित रीत से कटे हीरे की असाधारण चमक का आधारभूत कारण है। ये पूछ रहा है सवाल, आपको हो सकता है लैंग्वेज आपको टेढ़ी लग रही है।
लेकिन सिंपल पूछ रहा है कि हीरा इतना चमकदार क्यों होता है। हीरे की चमक की बात कर रहा है, उसके लश्यर की बात कर रहा है कि हीरा इतना चमकदार कैसा होता है। लश्यर मतलब होता है चमकदार। ये चमकदार क्यों होता है, उसके पीछे हमारे पास 4 ऑप्शन है। इसमें अति उच्च पारदर्शिता होती है। पारदर्शी मतलब ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है वो आर पार दिखाई पड़ता है। तो ये बात तो समझ में नहीं आ रही भाई, ये बात सही नहीं है। दूसरा है ये बहुत कठोर होता है, तीसरा ऑप्शन। तो कठोर तो होता है लेकिन चमकदार के लिए कारण नहीं होता है, तो ये भी नहीं है। इसके सुनिश्चित विचलन, विचलन तल मतलब होता है डिविएशन, मतलब लाइट अगर इसमें से गुजरेगी तो ये कह रहा है कि लाइट जो है अपने रास्ते से बहुत ज्यादा मुड़ जाएगी। तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है, ये भी ऑप्शन सही नहीं है, पहला वाला भी सही नहीं है। इसका सही जवाब होगा उसका अति उच्च अपवर्तन सूचकांक, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका सबसे ज्यादा होता है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसको बोलते हैं अपवर्तन सूचकांक, इसको बोलते हैं अपवर्तन सूचकांक। तो ये सबसे ज्यादा होने के कारण हीरा जो है सबसे ज्यादा चमकता है। तो इसका सही जवाब होगा हमारा ऑप्शन बी। ठीक है, तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 9। सवाल नंबर क्या 9 कह रहा है कि प्रकाश में 7 रंग होते हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है। जैसे कोई भी लाइट हम देखते हैं तो हमें सफेद दिखाई पड़ती है, व्हाइट कलर का दिखता है, कोई भी लाइट होती है। तो उसको अलग अलग करने का कौन सा माध्यम है, क्या तरीका है जिसको से हम लाइट को अलग करते हैं, तो उसको बोलते हैं डिस्पर्सन। लाइट को अलग अलग रंगों में बिखेर देना या फैला देना ही डिस्पर्सन कहलाता है। तो इसको हम प्रिज्म के माध्यम से करते हैं। इसको थोड़ा आपको समझना है। यहाँ पर ये हमारे पास एक कांच या ग्लास का बना हुआ त्रिभुज के आकार की एक संरचना है। यहाँ पर व्हाइट लाइट पास करते हैं। व्हाइट लाइट यहाँ से क्या होती है, इसके अंदर आएगा, गिरेगा। तो जैसे इस पर आएगा ये 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगा। कितने कलर्स में, 7 कलर्स में ये डिवाइड हो जाएगा। तो आप देखें यहीं से ऐसे ऐसे 7 रंगों में 3 हो गया, 4, 5, 6 और 7 रंगों में ये विभाजित हो जाता है। वही है सवाल, प्रकाश में 7 रंग होते हैं। आपको बाहर से 7 रंग दिखना नहीं है, लेकिन रंगों को अलग करने का क्या तरीका है, उस 7 रंग को अलग अलग कैसे देखा जाता है, उसी को बोलते हैं विबग्योर। तो ये हो गया हमारा वे व ग्योर, GYOR, विबग्योर। जिसमें सबसे ऊपर जो होता है जिसका कम फैलाव होता है उसको बोलते हैं रेड, लाल रंग होता है। और इसको बोलते हैं वायलेट या बैगनी कलर बोलते हैं। तो बैगनी कलर का प्रकीर्णन या फैलाव देखिए, जैसे लाइट इस फ्रिज में गिरेगी तो लाइट देखिए ये जो वायलेट कलर है वो सबसे ज्यादा डिविएट हो, सबसे ज्यादा स्कैटरिंग हो, सबसे ज्यादा नीचे आया। लाल रंग जो है थोड़ा यहाँ से आया, ऐसे ही चला गया है, लेकिन ये जो है ज्यादा मुड़ गया है। इसलिए वायलेट कलर का बिखराव या फैलाव क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। तो हमारे पास 4 ऑप्शन है कि रंग को अलग अलग करने का क्या तरीका है। तो पहला ऑप्शन है, और संभवतः इसका आंसर भी यही है, लेकिन चारों ऑप्शन को हम बारी बारी से देखते हैं। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, ये हमारा ग्लास प्रिज्म है, ये ग्लास प्रिज्म है। दूसरा है फिल्टर से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, नहीं फिल्टर से नहीं करते हैं अलग, ये भी गलत है। पौधों से रंगों को अलग अलग किया जाता है, तो पौधों से कैसे अलग करेंगे, तो ये तो बिल्कुल ही सटीक जवाब नहीं है। रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता है, तो बिल्कुल सवाल ये भी नहीं है सही। तो हमारा जो सही जवाब है वो क्या, एक प्रिज्म,
प्रिज्म को आप ऐसे लिख सकते हैं, ये प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, और अलग अलग करने को ही क्या बोलते हैं, विबग्योर। और इस घटना को डिस्पर्सन बोलते हैं। मतलब किसी व्हाइट लाइट को अलग अलग रंगों में डिवाइड करने या बिखेरने या फैलाने की जो प्रॉपर्टी है, जो उसका गुण है, उसको हम डिस्पर्सन बोलते हैं। डिस्पर्स मतलब होता है फैल जाना, बिखर जाना, जिसको बोलते हैं वर्ण विक्षेपण। वर्ण मतलब कलर, और विक्षेपण मतलब होता है फैलाव या बिखेर देना, फैल जाना। तो अगर पूछता है कि वो डिस्पर्सन किसमें होता है, तो प्रिज्म में डिस्पर्सन होता है। प्रिज्म एक ऐसा डिवाइस है, उपकरण है, जो किसी भी सफेद लाइट या व्हाइट लाइट को 7 रंग में विभाजित कर देता है। ठीक है, व्हाइट लाइट। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बात पूरी तरीके से समझ आ गई होगी। अगले सवाल पर बढ़ते हैं। आंख के निकट दृष्टि दोष को निम्न के प्रयोग से दूर किया जा सकता है। निकट दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष का मतलब हो गया मायोपिया। ये सवाल आप बार बार सुने इसको, मायोपिया, निकट दृष्टि दोष। दूर दृष्टि दोष को बोलते हैं हाइपरमेट्रोपिया। तो यहां पर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस मतलब हो गया कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। और ये है अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। तो आप याद करिए, जब आप डिफेक्ट में पढ़ रहे थे, आई डिफेक्ट में निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष, तो वहां पर हमने अवतल लेंस का उपयोग किया था कि अवतल लेंस लगा करके आप जो है किसी भी लाइट को अपने रेटिना पर फोकस कर दीजिए, तो इसका सही जवाब होगा अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस। ठीक है, तो ये वाला सवाल भी हमारा हो गया। अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अगला सवाल है के दृष्टि पटल रेटिना पर जो चित्र बनता है, मतलब हमारी आंख में जो सबसे लास्ट वाली परत होती है, उसको हम रेटिना बोलते हैं, उसको दृष्टि पटल बोलते हैं। और वो इमेज कैसा बनाता है, तो ध्यान रखना है, हमारे आंख में जो लेंस होता है वो कॉनकेव लेंस होता है, सॉरी कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस होता है। अब कॉन्वेक्स लेंस, और ये पीछे हमारा क्या है, ये पीछे रेटिना है, बाहर से लाइट आती है और ये रेटिना है, यहाँ पर इमेज बनती है। और इमेज जो बनती है यहाँ पर, वो कैसे होते हैं, रियल, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है, रियल एंड इन्वर्टेड बनती है। वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनता है। यहां तो वास्तविक वाली कोई बात नहीं किया है, लेकिन इसका आंसर होगा वो वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है, वो वस्तु से छोटा होता है, वो सीधा होता है। सीधा इमेज तो बनता ही नहीं है। तो जिस ऑप्शन में सीधा सीधा लिखा है, एक सीधा यहाँ है, एक सीधा यहाँ है, तो ये वाले ऑप्शन तो पूरी तरीके से क्या होंगे, पहले ही काट दो आप इसे, 2 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। फिर वो वस्तु के बराबर होता है परंतु उल्टा होता है, जो इमेज बनता है वो उल्टा बनता है, और वस्तु से क्या बनता है, बराबर बनता है। जितना बड़ा वस्तु होता है उतना बनता है, और हमेशा कैसा बनता है, इनवर्टेड। इनवर्टेड मतलब होता है उल्टा। और ये भी बताया था उल्टा बनता है, लेकिन हमें वो सीधा दिखाई पड़ता है। ये आप 1 मिनट रुकिए, तो इसे हम फिर से आपको समझा देते हैं कि ये उल्टा क्यों हो जाता है। सामने हमारे कोई वस्तु रखी हुई है, लेकिन हमें वो सीधा दिखाई पड़ती है, और ये कह रहा है कि यहाँ उल्टा बनता है। ये है कॉर्निया, सबसे बाहर वाला लेयर। फिर यहाँ पर आप अगर पहला लेक्चर आप देखिए, तो वहां पर ये आइरिस है, बीच में ये आपका पुपिल है, पुतली है। फिर उसी के ठीक बगल में हमारा ये लेंस होता है, लेंस। और फिर लेंस के ठीक नीचे ये मसल्स होती हैं, सीलरी मसल्स, जो लेंस को साध के रखती हैं, लेंस को साध के रखती हैं। ये सीलरी मसल्स खिंचता है तो लेंस हमारा लंबा और छोटा, पतला, मोटा होता जाता है। अब देखो, लाइट बाहर से आएगी, लाइट जैसे बाहर से आएगी तो थोड़ा मुड़ जाती है, वो मुड़ेगी तो जो इमेज है वो भी थोड़ा सा मुड़ जाता है।
फिर अंदर आता है, फिर अंदर आएगा, लेंस में आने के बाद ऐसे मुड़ेगा, फिर और मुड़ेगा, फिर यहाँ पर ये हमारा रेटिना है, ये रेटिना है पीछे, फिर और मुड़ता है, फिर और मुड़ता है, मुड़ने के बाद ये रेटिना पे गिरता है, तो कई डिग्री पर ये जो है इमेज को घुमा देता है। ऐसे इमेज रहता है सीधा, लेकिन लाइट जो पड़ती है वो लाइट ऐसे ऐसे घूमती है, तो जिसकी वजह से इमेज भी आपकी जो है ना घूमती हुई 80 डिग्री पे घूम जाती है। 80 डिग्री पे अगर घूमेगी ऐसे, तो ये घूमते घूमते 90 पे ऐसे जाएंगे, फिर 90 पे ऐसे जाएंगे, तो ये उल्टा हो जाएगी। लेकिन जब यही ब्रेन में जाता है, मस्तिष्क में जाता है, तो मस्तिष्क हमारा जो है अनुभव के आधार पर उसे सीधा देखता है। तो आप ये कहेंगे कि हमें दिखाई तो सीधा पड़ता है और इमेज यहाँ उल्टा बनता है, तो ऐसा कैसे होता है? तो ऐसा लाइट के कारण होता है। जो लाइट होती है रिफ्रैक्ट होती है, मुड़ती है मुड़ती है मुड़ती है, कई बार मुड़ने के बाद वो इमेज को एकदम उल्टा कर देता है। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आया कि उल्टा इमेज क्यों बनता है। उल्टा इमेज इसीलिए बनता है क्योंकि लाइट उसे बार बार उसे घुमा देती है। ठीक है, तो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल है, किसी तारे के रंग से पता चलता है, तारे मतलब जो स्टार है उसका रंग कैसा है? तो ये कह रहा है कि उसके भार से पता चलता है कि उसका वेट कितना है, कितना भारी है, उसके आकार, उसके साइज से, उसका साइज कितना है, छोटा है कि बड़ा है, ताप मतलब टेम्परेचर, टेम्परेचर से पता चलता है कि उसका रंग कैसा है, और अगला है डिस्टेंस, दूरी से पता चलता है। तो इसका सही जवाब जो होगा वो ताप या टेम्परेचर से, क्योंकि टेम्परेचर के आधार पर ही जो है वो हमें अलग अलग रंगों का दिखाई पड़ता है। तो टेम्परेचर की वजह से किसी तारे का रंग पता चलता है। ठीक है, तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो हम अगले सवाल पे आते हैं। सवाल नंबर 13 है, हमें वास्तविक सूर्योदय से कुछ मिनट पूर्व ही सूर्य दिखाई देने का क्या कारण है? भला अभी सूर्योदय हुआ नहीं है, उससे पहले हमको सूर्य दिखाई पड़ जाता है। तो ये कुछ ऐसी घटनाएं होती हैं हमारे आसपास जिसको हमें ध्यान देना होता है। तो इसमें ऑप्शन है प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन मतलब होता है स्कैटरिंग। अभी हमने बात किया कि जो लाल रंग होता है उसकी स्कैटरिंग या उसका फैलाव कम होता है, और बैगनी कलर का फैलाव या प्रकीर्णन सबसे ज्यादा होता है। तो ये कह रहा है कि स्कैटरिंग के कारण होता है, कि प्रकाश का स्कैटरिंग होता है। फिर प्रकाश का डिफ्रैक्शन होता है, विवर्तन होता है। डिफ्रैक्शन मतलब होता है जब लाइट को किसी वस्तु पर डालते हैं तो वो लाइट जो होती है उस वस्तु से टकरा के किसी और दिशा में चली जाती है, तो उसको बोलते हैं डिफ्रैक्शन। प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, ये घटना यहाँ नहीं होती है, ये घटना यहाँ पर नहीं होती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो हमारा जो लास्ट वाला ऑप्शन बचता है प्रकाश का अपवर्तन। अपवर्तन मतलब होता है रिफ्रैक्शन। देखो, जब प्रकाश वहां से चलता है तो जब वो वायुमंडल में आता है तो अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाता है, जिसके कारण जो है वो हमें कुछ समय पहले ही हमें दिखाई पड़ जाता है। तो इसका कारण ये है। तो ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही जवाब है। ठीक है, तो अगला सवाल आता है, पूर्ण सूर्य ग्रहण जो सोलर इक्लिप्स होता है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण दो घटनाएं होती है, सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण, सोलर इक्लिप्स और उसको बोलते हैं मून इक्लिप्स या लूनार इक्लिप्स बोलते हैं। तो सूर्य ग्रहण के दौरान सूर्य को सीधा देखने से आंख में अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचते हैं। रेटिना का जलना सूर्य की किरणों के निम्न घटकों में से किस एक के कारण होता है? तो इसको आप सामान्य भाषा में, जैसे सूर्य ग्रहण लगने वाला होता है तो हमें बोलते हैं कि आप जो है घर में चले जाइए या बाहर मत निकलिए, क्योंकि बाहर निकलेंगे सूर्य देखेंगे तो वहां पर अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन आते हैं, और अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन या पराबैंगनी किरणें
हमारी आंखों में जाएंगे और आंख को ऐसा नुकसान पहुंचाएंगे जो दोबारा उसका निवारण या उसका इलाज नहीं हो सकता है। तो यही कह रहा है कि अपरिवर्तनीय क्षति पहुंचती है आंखों में। और रेटिना का जलना, रेटिना पूरी तरीके से जल सकता है और कभी कभी ऐसा होता है जल भी जाता है। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय ऐसा कहते हैं कि आप सूर्य को सीधा ना देखें। अगर सूर्य को देख लेंगे, सीधा देख लेंगे, तो आपके आंख में कौन सी प्रकाश या कौन सी लाइट जाएगी? तो ऑप्शन में है, पहला है टेम्परेचर, मतलब ताप के कारण आंख में जो खराबी आ जाती है, इंद्रधनुषीय प्रकाश या जो रेनबो है, दूसरा ऑप्शन हो गया, और तीसरा है अल्ट्रावायलेट प्रकाश, और चौथा इंफ्रारेड प्रकाश या इंफ्रारेड लाइट। तो इसका सही जवाब है अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट, अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट या यूवी लाइट जो होती है, यही हमारी आंखों में प्रवेश कर जाती है और वो सीधा रेटिना पर फोकस करता है, रेटिना को जला देता है, जिसकी वजह से आंख पूरी तरीके से खराब हो सकती है, खराब हो जाती है कभी। इसलिए सूर्य ग्रहण के समय जो है सूर्य को सीधा सीधा नहीं देखना चाहिए, ये सलाह दी जाती है। तो उसका सही जवाब है सी ऑप्शन। अगले सवाल पर आते हैं। अगले सवाल है हमारा, कार चलाते समय अपने पीछे के यातायात को देखने के लिए, यातायात में ट्रैफिक, जैसे कार चलाते हैं तो रियर व्यू देखने के लिए, साइड में, बगल में देखने के लिए किस प्रकार का दर्पण या मिरर का प्रयोग किया जाता है? किस प्रकार मिरर का प्रयोग किया जाता है? वो मिरर की बात कर रहा है आपसे। मिरर, मिरर मतलब दर्पण। तो यहाँ पर देखें, यहाँ पर उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। इसको सीधा सीधा उत्तल दर्पण इसका सही जवाब होगा। समतल दर्पण नहीं होगा, समतल दर्पण चेहरा देखने के लिए होता है, प्लेन मिरर। तो जो सेविंग ग्लास होते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए जो मिरर इस्तेमाल करते हैं, चेहरा देखने के लिए जो मिरर का इस्तेमाल करते हैं, वो सब समतल दर्पण होता है, प्लेन मिरर होता है। अवतल दर्पण अलग इस्तेमाल होता है। जितने डॉक्टर होते हैं, डॉक्टर दांत को देखने के लिए, कान देखने के लिए, आंख देखने के लिए प्लेन आपका कॉनकेव, कॉनकेव मिरर का इस्तेमाल करते हैं। अवतल दर्पण, कॉनकेव मिरर या अवतल दर्पण का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हमें गाड़ी के बगल में जो दर्पण प्रयोग करते हैं वो होता है उत्तल दर्पण या कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग किया जाता है, कॉन्वेक्स मिरर का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन डी करेक्ट होगा। धूप से बचने के लिए छाते में रंग संयोजन निम्न में कौन सा उचित है? छाता होता है, छाते के ऊपर जो है ब्लैक कलर लगाते हैं या काला लगाते हैं, या उसका कलर कैसा मैच करते हैं, वो आपसे सवाल पूछ रहा है कि ऊपर काला नीचे उजला। उजला मतलब ऊपर काला नीचे उजला, उजला मतलब होता है व्हाइट। कि जो छाता होता है उसका, उसके अंदर जो कपड़ा लगाया जाता है उसका क्रम कैसा होता है, ये पूछ रहा है। ऊपर उजला नीचे काला, उजला मतलब व्हाइट। मात्र काला, क्या काले रंग का कपड़ा होता है जो पूरा का पूरा छाता? अब तो रंगीन छाते भी आते हैं, बहुत तरीके के छाते आने लगे हैं। मात्र उजला केवल उजला होता है। तो ये चार ऑप्शन है, आप इसमें से सही बात बताइए कि धूप से बचने के लिए छाते में, देखो जो हमारी लाइट है, प्रकाश है, अगर व्हाइट लाइट है, सफेद प्रकाश है, तो वो सारे रंगों को रिफ्लेक्ट कर देता है। जैसे इसीलिए कहते हैं गर्मी के दिनों में सफेद कपड़े पहनने चाहिए, क्योंकि सफेद कपड़ा जो व्हाइट क्लॉथ होता है, सफेद कपड़ा होता है, वो सारे रंगों को क्या करता है, रिफ्लेक्ट कर देता है। तो सूर्य की रोशनी या गर्मी आपके शरीर पर नहीं पड़ेगी, पड़ेगी तो सबका सब क्या होगा, वापस चला जाएगा, जिसकी वजह से आपको गर्मी का एहसास कम होगा। इसलिए रंगीन कपड़े नहीं पहनते हैं। ठीक,
तो इसका सही ऑप्शन होगा हमारा ऑप्शन बी, ऊपर उजला ऊपर व्हाइट होता है नीचे काला होता है। इस तरीके से उसके पैटर्न को हम जो है संयोजित करते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा छाते वाला जवाब ये हो जाएगा बी वाला, ऊपर उजला ऊपर व्हाइट होता है नीचे ब्लैक या काला होता है, उसमें इस तरीके का पैटर्न लगाया जाता है। ठीक है, तो फिर हम आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। अगला सवाल यह है कि समुद्र नीला प्रतीत होता है, मतलब जो ओशन होता है समुद्र नीले रंग का क्यों दिखाई पड़ता है? क्योंकि देखा होगा आपने, दूर से देखते हैं तो समुद्र नीले रंग का दिखा है। तो ऑप्शन है अधिक गहराई के कारण, समुद्र बहुत गहरा होता है उस कारण नीला दिखता है। फिर दूसरा है आकाश के परावर्तन तथा जल के कणों, एक कणों लिखा है, जल के कणों द्वारा, जो वाटर ड्रॉप है, वाटर ड्रॉप है जल कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, प्रकीर्णन मतलब हो गया स्कैटरिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, इसके कारण। तीसरा है जल के नीले रंग के कारण, क्या जल का रंग नीला होता है, पानी का रंग नीला होता है, इस कारण समुद्र नीला दिखाई पड़ता है? ये तो बिल्कुल गलत बात है। ये तो ऑप्शन में ऐसे दे दिया है कि जल के नीले रंग के कारण जल का रंग नीला नहीं होता है, जल की ऊपरी सतह के कारण, कि जल का जो ऊपरी सतह है उसके कारण समुद्र नीला दिखाई पड़ता है। तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है। ऊपर वाला जो गहराई है वो तो पूरी तरीके से गलत है। तो आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बचता है, ऑप्शन बी, कि जो लाइट होती है वहां पर रिफ्लेक्शन होता है और जो वाटर ड्रॉप होता है उसके अंदर जब लाइट पड़ती है तो स्कैटरिंग होते है, और स्कैटरिंग जो है सबसे ज्यादा किसका होता है, नीले रंग का होता है। तो अगर हम बिग गेर देखें तो नीले रंग का जो है स्कैटरिंग सबसे ज्यादा होता है, इस कारण से हमको समुद्र नीला प्रतीत होता है। तो इस कारण से इसका सही जवाब होगा बी या दूसरा वाला। अगले सवाल पर आते हैं। मृग तृष्णा, मृग तृष्णा को हम बोलते हैं मृग मरीचिका या मिराज बोलते हैं। मिराज, जैसे आप रेगिस्तान में जाइए, रेगिस्तान में जाइए तो आप वहाँ बालू है, बालू है, रेत है। जब आप कहीं खड़े होते हैं गर्मी के दिनों में करीब वही दोपहर के 12-2 बजे के बजे से, तो आप यहाँ खड़े होंगे तो आपसे कुछ दूर पर वहां पर लगेगा कि पानी है। जैसे वहां पहुंचेंगे तो आपको बालू मिलेगा, फिर आगे बढ़े देखेंगे तो आपको लगेगा आगे पानी है। तो आपको पानी जैसा महसूस होता है, चमक चीजें महसूस होते हैं। तो ये कह रहा उसका क्या कारण है? तो पहला है अपवर्तन का, अपवर्तन मतलब रिफ्रैक्शन का। रिफ्रैक्शन बात कर चुके हैं, क्या होती है, जब कोई लाइट, जब कोई लाइट एक माध्यम से, जैसे मान लो ये एयर है, ये वाटर है, ये पानी है, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती है तो लाइट सीधा जाना चाहती है, लेकिन सीधा ना जाके अपने रास्ते से थोड़ा सा मुड़ जाती है, बेंड हो जाते हैं, थोड़ा सा झुक जाते हैं नॉर्मल की तरफ। इसी घटना को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं। और अगर पानी से अगर हवा की तरफ जाएगी, एयर की तरफ जाएगी तो सीधा जाना चाहेगी, लेकिन सीधा ना जा करके क्या होता है, थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा मुड़ जाती है। तो ये जो अपने रास्ते से लाइट या प्रकाश मुड़ जाती है, उसे मुड़ने की घटना को क्या कहते हैं, उसे मुड़ने की घटना को रिफ्रैक्शन कहते हैं। तो यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होता है। तो अगला ऑप्शन है पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो सही जवाब तो आपका यही होगा, लेकिन और जो ऑप्शन है उस पर भी विचार कर लेते हैं। तो ये टोटल, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ये मृग मरीचिका या मृग तृष्णा की घटना होती है। विक्षेपण को बोलते हैं डिस्पर्सन, ये भी नहीं होता है। डिस्पर्सन हम जानते हैं कि
लाइट का, प्रकाश का 7 रंगों में बिखर जाना, 7 रंगों में, अलग अलग रंगों में फैल जाना डिस्पर्सन कहलाता है। विवर्तन को बोलते हैं डिफ्रैक्शन। इसके रास्ते में कब जो कोई वस्तु आते हैं तो ये अपने वस्तु थोड़ा सा रास्ता मोड़ के दूसरी तरफ चले जाते हैं तो उसको बोलते हैं। तो इसका सही जवाब हमारा होगा ऑप्शन बी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन का। तो हमें उम्मीद है कि ये चीज आपको समझ में आ रही होगी, क्योंकि इस पे काफी मेहनत किया गया है और चैप्टर को पहले थ्योरी समझा करके बाद में इस पर सवाल करने का मकसद यही है कि आपका कॉन्सेप्ट जो है थोड़ा सा और क्लियर हो जाए। अब हम आते हैं अगले सवाल पर, 19 नंबर पर। ये एक्चुअली 0 नहीं है, ये है थीटा। थीटा मतलब होता है एंगल। तो इसको थोड़ा आप देखें, ये जो आपका 0 है ये है थीटा, ये है आपका θ/2, ये है 2θ। ये कह रहा है, सवाल देखें कि जब किसी दर्पण को परावर्तित किरण का कोण से घूर्णित किया जाए, कोण मतलब थीटा कोण से, ये थीटा कोण है, थीटा एंगल से घूर्णित किया जाए, घूर्णित मतलब घुमाया जाए तो घूर्णन होगा, किया जाए तो घूर्णन होगा। सुनो ध्यान से, किसी दर्पण को परावर्तित किरण का थीटा कोण से घूर्णित किया जाए। परावर्तित किरण का मतलब जैसे लाइट कहीं डाली गई और लाइट अगर रिफ्लेक्ट हो गई, मान लो उसको थीटा मतलब 20 डिग्री से अगर घुमाया जाए तो वो कह रहा है कि जो आपका इमेज है वो कितने डिग्री से घूमेगा। मान लो 40 डिग्री से घुमाया जाएगा जिसको थीटा बोलते हैं, तो 2θ का मतलब 80 डिग्री से वो क्या होगा, घूमता हुआ महसूस होगा। तो थीटा डिग्री से अगर घुमाया जाए, थीटा एंगल से घुमाया जाए तो 2θ से क्या होगा, वो घूम जाएगा। इसका मतलब डबल एंगल से घूमेगा। जैसे मान लो लाइट कहीं आपने डाला किसी दीवार पर और दीवार पर डाला, लाइट रिफ्लेक्ट होकर इधर आ गई तो वहां हो गया थीटा। लेकिन जो इमेज है, प्रतिबिंब है, वो कितने डिग्री से घूमेगा ये कह रहा है। तो थीटा से घुमाओगे तो 2θ पर क्या होगा, वो पूरा इमेज जो है पूरी तरीके से घूम जाएगा। ये बात आपको इसमें समझ रहा है, ठीक है। तो अगला सवाल है, इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम है। पहले आप बात समझ लिए, इंद्रधनुष बनता कैसे है। इंद्रधनुष क्या 12 बजे दिन में बनेगा, तो कभी नहीं बनेगा। इंद्रधनुष हमें बारिश के समय ही देखने को मिलता है, क्योंकि बारिश के समय वर्षा की बूंदें वायुमंडल में होती है। तो एक बार इसको देखने का प्रयास करते हैं। ये है बारिश की बूंद, जल की बूंद है। इसके पीछे हमारा यहाँ पर सन है, सूरज है, और यहाँ पर खड़ा कोई व्यक्ति है। यहाँ पर तो आप ध्यान देना, आपको अगर इंद्रधनुष देखना है तो सूरज आपके पीछे होना चाहिए। सूरज पीछे होगा तो उसका लाइट या प्रकाश जो है जल की बूंद पर पड़ेगा। तो मान लीजिए जल की बूंद यहाँ पर आएगी तो व्हाइट लाइट आएगी, यहां से आएगी व्हाइट लाइट, यहां से। इसको आप थोड़ा ऐसे बना लीजिए, ऐसे देखो आप, यहां से लाइट इस जल की बूंद पर गिरेगा। जब लाइट इस पर आके गिरेगा ऐसे, यहाँ पर सूर्य से लाइट आएगा, कहाँ जाएगा, जल की बूंद पर गिरेगा। तो जल की बूंद पर गिरेगा तो थोड़ा सा अपने रास्ते में थोड़ा सा क्या होगा, परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि सीधा तो जाएगा नहीं है। सीधा नहीं जाएगा तो थोड़ा सा अपने रास्ते में मुड़ जाएगा। तो मुड़ने की घटना को रिफ्रैक्शन बोलते हैं। फिर अंदर जाके क्या होगा, फिर यहाँ टकराएगा, टकराने के बाद फिर इधर जाएगा, फिर यहाँ से टकरा के इधर आएगा, और फिर यहाँ आने के बाद ये 7 रंगों में क्या होगा, फैल जाएगा। ऐसे 7 रंगों का एक पैटर्न दिखने लगेगा। किसको, ये जो आदमी यहाँ पर खड़ा है इसको 7 रंग अलग अलग दिखाई पड़ने लगेंगे। तो यहाँ पर 7 रंग दिखाई पड़ रहा है, इसको बोलते हैं डिस्पर्सन। डिस्पर्सन मतलब होता है जो श्वेत सफेद प्रकाश है
व्हाइट लाइट है उसका अलग अलग रंगों में फैल जाना डिस्पर्सन कहलाता है। ये जो लाइट यहाँ से आए, यहाँ से आ रहे यहाँ मुड़ गए, इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। अपने रास्ते से क्या हो गई, मुड़ गई, तो इसको बोलते हैं रिफ्रैक्शन। फिर यहाँ आके टकरा के फिर यहाँ गए, फिर टकरा के वापस आ गए, इसको बोलते हैं टोटल टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो यहाँ पर 3 घटनाएं होती हैं इंद्रधनुष में। इंद्रधनुष में 3 घटनाएं होती हैं, इसको याद रखना है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पहला है, रिफ्रैक्शन, डिस्पर्सन या वर्ण विक्षेपण, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन 3 घटनाएं होती हैं, कौन कौन से? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो यहाँ पर नोट कर लीजिए आप, इंद्रधनुष में 3 घटनाएं होती हैं। पहला है अपवर्तन, अपवर्तन जिसको हम रिफ्रैक्शन कहते हैं। दूसरा है पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कहते हैं, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और तीसरी घटना है वर्ण विक्षेपण, मतलब जिसमें रंग अलग अलग दिखाई पड़ता है, तो वर्ण विक्षेपण या डिस्पर्सन। तो कभी भी ध्यान देना है इस बात को। तो वर्ण विक्षेपण में जब आपको कलर दिखेगा तो लाल हरा नीला पीला ऐसे दिखेगा, तो उसका क्रम कैसा होता है? वेव ग्योर। वेव ग्योर इसका सही क्रम है। इसका सही क्रम है। इसका सही क्रम देखने के लिए अब आप ऑप्शन पे आ जाइए। तो पहले क्या होता है, पहला नीला दिखता है, फिर हरा, फिर बैगनी। ऐसा नहीं है, देखो यहाँ नीला है, फिर हरा है, फिर बैगनी आ गया, ये तो उल्टा है। आपको सही क्रम पूछ रहा है। सही क्रम मतलब विव ग्योर से इधर की तरफ आना है। तो हमारा जो पहला ऑप्शन है ये सही नहीं है। दूसरे वाले ऑप्शन में क्या है, बैगनी हरा नीला। ये मान लो बैगनी है, फिर हरा, देखो ये 2 कलर छोड़ के हरा बोल दिया ऑप्शन में, फिर नीला है, फिर बाद में नीला आ गया, हरा के बाद नीला, तो ये भी ऑप्शन सही नहीं है। आपको इसके हिसाब से देखना पड़ेगा, नीला पीला हरा। अब देखो यहाँ नीला है, फिर पीला है, फिर हरा है। तो देखो नीले के बाद हरा आता है, और यहाँ नीले के बाद क्या आ रहा है, पीला आ रहा है, तो ये भी सही नहीं है। और फिर बाद में क्या आ रहा है, हरा आ रहा है, तो ये से ऑप्शन भी गलत है। अब डी वाले में ध्यान से देखिए, नीला हरा पीला। तो नीला मतलब ब्लू हो गया, हरा मतलब ग्रीन हो गया, पीला मतलब येलो हो गया। तो ये पैटर्न क्या है, ये वाला क्रम क्या है, एकदम से इन्होंने 20 का रंग उठाया है, 3 रंग 20 का रंग उठाने के लिए। इसीलिए आपको ये बात ध्यान, तो विव ग्योर आपको याद रखेंगे तो ये इस तरह के सवाल आप जो है आसानी से कर लेंगे। तो नीला हरा पीला, नीला हरा पीला इसका सही जवाब होगा। इंद्रधनुष के रंगों का सही क्रम क्या होता है? तो उम्मीद है ये आपको यहाँ तक सवाल ये पूरे समझ में आए होंगे। तो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कहता है, इसको ध्यान से देखो और इसे अपने आप भी पहले करने का प्रयास करें। ये कह रहा है, जब 2 समानांतर दर्पण के बीच कोई वस्तु रख दी जाती है तो बनने वाले प्रतिबिंबों की संख्या क्या है? जैसे देखा होगा आपने, बहुत बड़े शोरूम में जाते हैं तो बहुत बड़े शोरूम में इधर भी मिरर लगा है, इधर भी मिरर लगा है। जब आप बीच में बैठते हैं वहां पर तो आपके इमेज बहुत सारे दिखाई पड़ते हैं, आप काउंट नहीं कर पाते। तो इस बात को ध्यान देना है कि पैरेलल मतलब होता है समानांतर। यहाँ पर देखिए ये लिखा है ना, जब 2 समानांतर दर्पण, समानांतर का मतलब होता है ये लाइन है, ये लाइन है, तो यहां मिरर लगा हुआ है, इधर है, यहां मिरर लगा हुआ है, बीच में आप बैठे हुए हैं या आप है यहाँ पर। तो कह रहा है कि जब हमारे आसपास 2 पैरेलल दर्पण, समानांतर दर्पण रखे हो और आप हो या कोई वस्तु रखी है, तो उसमें प्रतिबिंब या इमेज या उसके फोटो कितने बनेंगे, इमेज कितने बनेंगे। सवाल समझ में आ गया, इमेज कितने बनेंगे।
कि दो आपके क्या है, मिरर हैं, पैरेलल रखे हुए हैं, एकदम सीधा सीधा है। तो ये कह रहा है ऑप्शन में देखो, 2, 1, 6 और अनंत। तो इसमें कुछ नहीं सोचना, हमेशा याद रखना है कि जब दो मिरर अगर रखे हो और वो पैरेलल हो, समानांतर हो, तो उसमें अनंत या इनफाइनाइट इनफाइनाइट इमेज या प्रतिबिंब बनते हैं। तो हमारा सही ऑप्शन होगा आपका डी वाला होगा, चौथा ऑप्शन। ये बात कर चुके हैं कि दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि 12 बजे होंगे तो सूर्य हमारे ठीक ऊपर होगा। एक बार यहाँ देखो, जैसे यहाँ पर कोई आदमी खड़ा है, यहाँ पर कोई आदमी ऐसे खड़ा है। अब इसको इंद्रधनुष देखना है, तो इंद्रधनुष कहाँ बनेगा? ये है जल की बूंद, ये अपने आप को दिखाया था, ये है सूरज। तो सूरज हमारे पीछे होना चाहिए, सूरज हमारे पीछे होना है, तभी तो लाइट यहाँ आएगी, लाइट जल की बूंद पर पड़ेगी, तो यहाँ खड़ा हुआ आदमी इसको देख पाएगा कि कितने रंग है उसमें। लेकिन अब ये कह रहा है दोपहर के ठीक 12 बजे, दोपहर के ठीक 12 बजे होगा। कोई आदमी है ऐसे, और ये आदमी जो है ऐसे है, और सूर्य जो है इसके ठीक ऊपर है। क्यों? क्योंकि 12 बजे जो है सूर्य क्या होता है, हमारे सिर के ऊपर होता है। ये देखो, अब सूर्य यहाँ है, सूर्य यहाँ है और आदमी इसके नीचे खड़ा हुआ है। और दोपहर तो लाइट ऐसे आएगी, जब लाइट अगर ऐसे आएगी तो जल की बूंद से कहाँ से टकराएगी, कैसे टकराएगी? तो 12 बजे जो है कभी आपको इंद्रधनुष नहीं दिखेगा, ध्यान से देना है। फिर सवाल समझो उसे, दोपहर के 12 बजे किस दिशा में इंद्रधनुष दिखाई देता है? तो दोपहर के 12 बजे सूर्य जो होता है हमारे सिर पर होता है, सबसे ऊपर होता है। तो ऑप्शन सुने, पश्चिम में, पूर्व में, दक्षिण में, ये देख नहीं सकते। तो इसका सही जवाब होगा देख नहीं सकते। 12 बजे कभी आपको इंद्रधनुष या रेनबो नहीं दिखेगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखने। उसका कारण समझ में आ गया, इंद्रधनुष देखने के लिए सूर्य हमारे पीछे होना चाहिए और पानी की बूंदे आगे होना चाहिए, आप बीच में नीचे होना चाहिए, तभी आपको ये चीजें दिखाई पड़ेगी। तो अब हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है हमारा, क्या कह रहा है सवाल? निम्न रंगों में विषम को पहचानिए। मतलब प्राइमरी कलर होते हैं लाल, हरा, नीला। ये जो है देखो 3 कलर होते हैं प्राइमरी कलर। अब ये हरा है, ग्रीन कलर है, तो ये तो प्राइमरी कलर है, ये हमें दिखता है साफ साफ। लाल भी दिखता है, पीला भी दिखता है, लेकिन भूरा जो है ना, भूरा जो है सिंगल कलर नहीं है, भूरा कलर एक कॉम्प्लीमेंट्री कलर है जिसे हम द्वितीयक रंग बोलते हैं। तो ये वाला क्या है, अन्य तीनों में से क्या है, विषम है। तो इसका सही जवाब हमारा होगा ये वाला, भूरा वाला, भूरा वाला। लाल, हरा, पीला, ये एक अलग रंग का क्रम होता है। देखो कैसे, फिर आ जाते हैं वही विबग्योर पर, विबग्योर पर। तो विबग्योर में जो रंग दिखाई पड़ते हैं वही रंग क्या है, वास्तविक रंग है। बाकी सारे रंग क्या है, सेकेंडरी कलर होते हैं। तो यहाँ हरा भी है, ग्रीन भी है, लाल भी है, पीला भी है, यहाँ कहीं भूरा रंग नहीं है। तो भूरा रंग नहीं है तो यही क्या है, विषम है। तो ये इसका सही जवाब होगा। अब बात कर रहा है कि दाढ़ी बनाने के लिए काम में लेते हैं, दाढ़ी बनाने के लिए, चेहरा देखने के लिए कौन सा दर्पण, मतलब एक कौन सा मिरर इस्तेमाल किया जाता है? तो पहला ऑप्शन है अवतल दर्पण, दूसरा है समतल दर्पण, तीसरा है उत्तल दर्पण। इसको आप देख लो, आप ये है कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर, और ये हमारा है प्लेन मिरर, समतल दर्पण। आपको एक बात बता दें,
चेहरा देखना हो, अपनी शक्ल देखना हो तो हमेशा प्लेन मिरर का इस्तेमाल करते हैं। दाढ़ी बनाना है तो वहां पर भी समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। इसका सही जवाब है हमारा ऑप्शन बी, समतल दर्पण, प्लेन मिरर। सेविंग मिरर जिसे बोलते हैं, इसे हम सेविंग मिरर भी बोलते हैं, दाढ़ी बनाने वाला दर्पण। ठीक है, तो अगले सवाल पर आते हैं। अगला सवाल हमारा क्या कह रहा है, ये है अगला सवाल है सवाल नंबर 25। देखो, दर्पण के सामने खड़े एक व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है। इससे ज्ञात होता है कि दर्पण किस प्रकार का है। जैसे कोई आदमी है तो ये सवाल नंबर 25 है। दर्पण के सामने खड़ा व्यक्ति है, अगर उसको अपना प्रतिबिंब स्वयं से बड़ा मालूम होता है, इससे ज्ञात होता है कि दर्पण है। से आदमी किसी दर्पण के सामने खड़ा है और दर्पण के सामने खड़ा है और उसका इमेज जो है उससे बड़ा दिख रहा है। जैसे आप चेहरा देख रहे हो, आप प्लेन मिरर में देखोगे तो जितना है उतना ही दिखेगा। शीशे के सामने देखते हैं तो उतना ही इमेज दिखता है, चेहरे का, पूरे शरीर का, किसी भी अंग का। लेकिन अगर ये कह रहा है कि अगर आपका जो आकार है, आपसे इमेज, आपके प्रतिबिंब से अगर वो बड़ा दिख रहा है, आपसे बड़ा दिख रहा है इमेज, तो वहां पर कौन सा दर्पण लगा हुआ है। तो पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, अवतल दर्पण, तो कॉनकेव। तो जवाब तो आपका सही यही होगा, लेकिन समतल दर्पण नहीं होगा। समतल दर्पण तो समान आकार दिखाता है इमेज का, उत्तल भी नहीं होगा और सम उत्तल भी नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा आपका कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर के सामने जो है, अगर आप खड़े होंगे तो आपका इमेज जो है क्या है, आपके आपसे बड़ा दिखेगा। इसलिए देखा होगा आपने, कभी कभी हम किसी छोटी वस्तु को बड़ा देखने के लिए इस्तेमाल करते हैं तो वहां पर कॉनकेव मिरर इस्तेमाल होता है। फिर नेक्स्ट है सवाल नंबर 26। एक मनुष्य को 75 सेंटीमीटर दूरी तक नहीं दिखाई पड़ने पर कौन सा दृष्टि दोष होगा। मतलब 75 सेंटीमीटर पर कोई रखी वस्तु है, वो दिखाई नहीं पड़ रही है। 75 का मतलब हो गया कि 1 मीटर से थोड़ा सा कम होता है। 75 सेंटीमीटर पर कोई वस्तु रखी है और वो आपको दिखाई नहीं पड़ रही है, इसका मतलब फिर कौन सा दोष होगा। तो पहला ऑप्शन है मायोपिया या निकट दृष्टि दोष। मायोपिया में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखाई पड़ती है लेकिन दूर की नहीं दिखाई पड़ती है। हाइपरमेट्रोपिया, दूर दृष्टि दोष, दूर की दिखाई पड़ती है लेकिन पास की नहीं दिखाई पड़ती है। अबिंदुकता, तो इसको बोलते हैं एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म ये भी नहीं होगा यहाँ पर, और इनमें से कोई नहीं। तो अगर 75 सेंटीमीटर पर रखी वस्तु अगर नहीं दिखाई पड़ रही है तो उसको है हाइपरमेट्रोपिया या दूरदृष्टि दोष। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा आपका ऑप्शन बी। ठीक है, तो अगले सवाल पर हम आते हैं। अगला सवाल है हमारा 27 नंबर सवाल। कैमरे में किस प्रकार का लेंस उपयोग में लाया जाता है। तो ये आप इसको समझ लो कि कहां कहां पर उत्तल लेंस इस्तेमाल होता है। तो पहले आप देख लीजिए, ये हमारी आई होती है, आंख होती है। आंख आंख में भी जो है आपका उत्तल लेंस लगा होता है, पहला। दूसरा है कैमरा, क्योंकि आप पढ़ते हैं ना कि हमारी आंख एक कैमरे के समान होती है, तो कैमरे में भी या कैमरा में भी जो है उत्तल लेंस लगा होता है। तीसरा है माइक्रोस्कोप। माइक्रोस्कोप मतलब होता है सूक्ष्मदर्शी। सूक्ष्मदर्शी, ठीक है। चौथा है हमारा टेलीस्कोप। टेलीस्कोप या दूरदर्शी। दूरदर्शी को हम दूरबीन भी कहते हैं, दूरबीन। तो दूरबीन हो या सूक्ष्मदर्शी हो या कैमरा हो या आंख हो, इन सब में हमेशा याद रखना है
कॉन्वेक्स लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। बिना सोचे समझे आप इसको सीधा ऑप्शन ए के साथ चले जाइए। ठीक है, कैमरे में किस प्रकार का लेंस का उपयोग में लाया जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। तो ये जितने भी और डिवाइस है हमारे पास, माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, कैमरा, आई, ये सारे के सारे कॉन्वेक्स लेंस में आते हैं। ठीक है, फिर अगली बात कर रहा है कि वस्तुएं दिखाई देती हैं। कोई भी वस्तु हमको क्यों दिखाई पड़ती है? तो पहला ये है कि अपारदर्शी होती है। चारों ऑप्शन को पढ़ लेते हैं, फिर उसके बाद आप इस पर बात करते हैं। सूर्य से प्रकाश शोषित करती हैं। नहीं, दूसरा वाला है वे आंशिक रूप से छाया में रहती हैं। नहीं, वे सूर्य से प्रकाश शोषित करते हैं, मतलब सनलाइट से लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं लाइट को। उन पर से प्रकाश आंखों की ओर परावर्तित होता है, रिफ्लेक्टेड होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर हमने किसी वस्तु पर देखा कि अगर उस पर लाइट पड़ रही है, अगर वो लाइट रिफ्लेक्ट होके अगर हमारी आंख पर आ रहा है, परावर्तित होके अगर आ रहा है, इसका मतलब उसका रिफ्लेक्शन हो रहा है। रिफ्लेक्शन मतलब होता है जहां लाइट पड़ी वो वहीं से वापस लौट आए, हमारी तरफ वापस लौट आए, तो वो चीज हमको दिखाई पड़ने लगती है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन डे होगा। एक ऑप्शन और इसमें डाल दे, प्रकाश किरणें उनकी सतह को छेदते हैं या होल कर देती हैं। तो ये सारे के सारे ऑप्शन क्या है? गलत है। तो हमारी आंखों की तरफ वो रिफ्लेक्ट होती हैं, इस कारण से कोई भी वस्तु हमको दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। ऑप्टिक फाइबर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? कैट स्कैन में, अल्ट्रासाउंड स्कैनिंग में, एक्सरे में, या एंडोस्कोपी में? देखो, एंडोस्कोपी एक जांच होती है जो शरीर के भीतरी अंगों को ये पता लगाती है कि उसके अंदर सेल्स या टिश्यूज किस प्रकार के हैं, कोई इन्फेक्शन तो नहीं है, कोई ट्यूमर तो नहीं है, कोई गांठ तो नहीं है। तो एंडो मतलब होता है अंदर, स्कोपी मतलब होता है देखना। तो इंडोस्कोपी या इंडोस्कोप बोलते हैं, इंडोस्कोप से ही इंडोस्कोपी बना है, एंडोस्कोपी। तो मेडिकल क्षेत्र में ये इस्तेमाल होता है, शरीर के किसी भीतरी भाग की जांच करना हो या उसको देखना हो तो इंडोस्कोपी में इस्तेमाल। तो ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल कहाँ होता है? ठीक है, तो इसका सही जवाब हमारा होगा इंडोस्कोपी। ऑप्टिकल फाइबर का इस्तेमाल जो है, हमने बात किया ट्रांसमिशन में भी होता है, टेलीफोन एक्सचेंज या दूर संचार में भी इसका मैसेज को भेजा जाता है, लाइट को भेजा जाता है। और इंडोस्कोपी है जो शरीर के भीतरी भागों की जांच की जाती है, उसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो सही जवाब हमारा है ऑप्शन डी, चौथा। फिर है क्वेश्चन नंबर 23, एक आदमी 10 मीटर से अधिक दूरी की वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है, वो किस दृष्टि दोष से पीड़ित है? तो देखें आप, ये ऑप्शन जो आपका बी दिख रहा है, ये है हाइड्रोफोबिया। तो हाइड्रोफोबिया एक बीमारी होती है जो कुत्ते के काटने से होता है। कुत्ता काटेगा तो एक, ये जो पागल कुत्ता होता है उसके सलाइवा में, उसके लार में एक वायरस मिलता है जिसको बोलते हैं रेबीज वायरस। और ये रेबीज वायरस या रेबीज विषाणु जब हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो वो बीमारी हो जाती है हाइड्रोफोबिया। पानी से डर लगता है इसमें। ठीक है, कैटरैक्ट अगला ऑप्शन है, डी वाला कैटरैक्ट, जिसको हम बोलते हैं मोतियाबिंद। तो मोतियाबिंद में तो बिल्कुल नहीं दिखाई पड़ता है, और यहाँ कह रहा है कि 10 मीटर से दूर आपको स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ता है। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं ऑप्शन ए पर, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया में दूर की चीजें स्पष्ट नहीं दिखाई पड़ती हैं, तो यहाँ पर ये भी ऑप्शन नहीं होगा। तो इसका सही जवाब होगा मायोपिया। मायोपिया या निकट दृष्टि दोष बोलते हैं इसको। तो निकट दृष्टि दोष। ठीक है, इस तरीके से हमारे क्वेश्चन जो सीरीज है
30 सवाल हम लोगों ने किया यहाँ पर, और हम आगे आशा करते हैं कि इसको आप आराम से देखिए। अगर कोई इसमें आपको डाउट है, कंफ्यूजन है, तो उसको आप कमेंट में लिखिए। और इस तरीके से आगे भी हम जो कोई चैप्टर या कोई अध्याय फिजिक्स में, केमिस्ट्री में लेकर आएंगे, तो उसके पीछे हम आपको सवाल जरूर करवा देंगे। तो आप इसको आराम से देखिए, और जो भी आपके सुझाव हैं हमको दीजिए, बताइए, ताकि हम आगे जो है इससे बेहतर वीडियो आपके लिए ला सकें। थैंक यू।